नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहां तक है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती है, जहां ना कोई नीति है ना कोई नियम, न ही सूर्योदय के साथ युद्ध का आरंभ होता है और न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध की समाप्ति। कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का उपयोग करके विजय पताका लहरा सकता है। आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी, बचपन में ही सुनी होगी, और कहानी काफी ज्यादा शिक्षादायक है, शिक्षा प्रदक है। बिल्ली और बंदर की कहानी एक बार फिर से दोहरा देते हैं, याद दिला देते हैं, आपको ले चलते हैं आपके बचपन के यादों के झरोखे में। क्या होता है कि बिल्ली को एक बार एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। दो बिल्ली एक साथ होती है और इसको लेकर के दोनों आपस में झगड़ पड़ते हैं, और उसके बाद उसमें न्याय करने के लिए एक बंदर को बुलाया जाता है। बंदर जानबूझ करके एक तराजू लेकर के आता है और तराजू पर रोटी के टुकड़े को डालता है, दो भागों में बांट करके डालता है, जिसके बाद जिधर रोटी का टुकड़ा ज़्यादा हो जाता है उधर से बंदर तोड़ करके खुद खा जाता है। और अंत में ऐसी प्रक्रिया लगातार चलती है और अंततः रोटी समाप्त हो जाती है। यानी कि बंदर रोटी कब खा जाता है लोगों को पता भी नहीं चलता, वहाँ दोनों बिल्लियों को पता भी नहीं चलता। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपकी वो ये कहानी क्यों सुनाई है, इस कहानी का क्या तात्पर्य है। चलिए, इस वीडियो के अंत में आते आते आपको इस कहानी का पूरा मतलब समझ आ जाएगा। वापस चलते हैं बिहार की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली यूँ तो एक शहर है, लेकिन देश का राजधानी भी है, जहाँ से लाल किला पर भाषण देने की, 15 अगस्त पर झंडा फहराने की और भाषण देने की जो कसक है, वह तमाम जो देश के राजनीतिक हैं उनके दिलों में कहीं ना कहीं यह स्वप्न जो है वह पलता बढ़ता रहता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस सपने के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं और रणनीति भी बना रहे हैं। नीतीश कुमार जी दिल्ली आने के साथ ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करते हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। इससे भी पहले अगर बात करें तो राहुल गांधी जी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी, उनसे मुलाकात करते हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी से बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। इसके बाद वाम दल की ओर भी नीतीश कुमार जी घूमते हैं और सीपीआई के बड़े नेता सीताराम येचुरी जी से मुलाकात करते हैं। सीपीआई के महासचिव हैं डी राजा जी, उनसे भी नीतीश कुमार जी मुलाकात करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी बिहार की एक पार्टी के बड़े नेता, बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली में आए हैं और दिल्ली में लगातार अगर मुलाकात कर रहे हैं तो इसकी योजना क्या है। योजना जो है वह सर्वविदित है कि नीतीश कुमार जी कैसे विपक्षी एकता को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। जदयू की ओर से भी लगातार दावा किया जा रहा है। खुद नीतीश कुमार जी इस बात पर बयान दे चुके हैं कि वे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं भाजपा के विरोध में। 2024 की तैयारी में जुटे हुए हैं नीतीश कुमार जी, वो भी 2022 में। सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है 2022 का, उसमें 2024 को लेकर के नीतीश कुमार जी कमर कसना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि जब बिहार के अलावा जितने भी राज्य हैं वहाँ अलग अलग दल, जो बीजेपी के विरोध के जो दल हैं, वह इतनी मजबूती से खड़ी है, तो वह नीतीश कुमार जी को अपना नेता क्यों मानेगी। तो सबसे पहले आपको सभी राज्यों की ओर एक बार नज़र डालना होगा। हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी आंख से आंख मिला करके नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को टक्कर देती है। चुनाव खुद फाइट करती है ममता बनर्जी जी और इसके बाद जीतती भी है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का क्या कद है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी के तमाम तरह के साम दाम दंड भेद कहीं ना कहीं पानी मांगती हुई नजर आती है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भले ही बीजेपी सत्ता में हो, लेकिन इससे पहले सपा का एक बड़ा युग रहा है। हम युग की बात कर रहे हैं, सपा का बड़ा युग रहा है। इससे पहले मायावती की बात कर लें, मायावती का युग रहा है। तो मायावती हो या फिर अखिलेश यादव हो, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उनका एक अपना जो है स्पेशलाइज वोट वर्ग है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी को वो नेता क्यों मानेंगे। इसके बाद थोड़ा और चलते हैं, साउथ की तरफ चलते हैं। आपको याद होगा कि केसीआर जी आए थे, बिहार दौरे पर आए थे, नीतीश कुमार जी के साथ मीटिंग हुई थी, प्रेस वार्ता भी हुई थी, लेकिन
उस दौरान केसीआर जी ने सीधे तौर पे कहा कि हम लोग इस मामले पर आगे राउंड टेबल टॉक करेंगे। केसीआर जी की भी बात करें तो वे भी चुनाव लड़ते हैं, उनका एक मजबूत एजेंडा है, उस पर भी वो काम करते हैं और एजेंडे से जीतते रहे हैं, अपना वोट बैंक है। हम बात करें तेलंगाना की, हम बात कर रहे थे, तेलंगाना में केसीआर जी का क्या कुछ कद है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बंगाल की बात कर ली हमने, उत्तर प्रदेश में हमने बात कर ली, इसका पंजाब और दिल्ली, पंजाब, दिल्ली और गुजरात, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर आप भी जो है सक्रिय है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी से भी मुलाकात की है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, दिल्ली में क्या कुछ उसकी स्थिति है, इसके बाद दूसरे राज्य पंजाब में भी आकर के उन्होंने सरकार बना ली, तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को क्यों मानना है, यह भी एक सवाल खड़ा होता है अपने नेता के रूप में। इसके बाद महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी अब वर्तमान में सत्ता में आ गई है, बीजेपी और शिवसेना की बात करें तो वो सत्ता में आ गई है, लेकिन शिवसेना और एनसीपी दोनों महाराष्ट्र में कैसे अपनी बातों को लेके, अपने मसलों को लेके, अपने एजेंडे को लेकर के सख्त हैं, सशक्त हैं, तो ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो अब वे लोग नीतीश कुमार जी को अपना नेतृत्व करता क्यों मानेंगे। हमने लगभग राज्यों की बात कर ली जो एंटी बीजेपी मुहिम के तहत जो है नीतीश कुमार जी के निशाने पर हैं, या फिर नीतीश कुमार जी के प्लान में कहीं ना कहीं एक अपना चैप्टर रखते हैं नीतीश कुमार जी की किताब में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फिर से अगर हम राज्यों की स्थिति देखें तो वो कुछ जो है वहाँ चुनौती सभी पार्टी के पास कम नहीं है। चुनौती में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही नहीं है। सबसे पहले अगर पश्चिम बंगाल को देखें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भले ही बीजेपी से चुनाव लड़ती हो, डायरेक्ट फाइट करती हो, एंटी बीजेपी मुहिम में शामिल होने की बात करती हो, लेकिन ममता बनर्जी जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अकेले नहीं है बंगाल के भीतर में। तृणमूल कांग्रेस के बाद जो है बंगाल में उनकी पार्टी का सीधा निशाना जो है लेफ्ट और कांग्रेस के साथ भी होता है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो है सिर्फ बीजेपी के ही खिलाफ में नहीं रहती है, बल्कि उनके खिलाफत में लेफ्ट की पार्टियां भी बंगाल में होती है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में, और कांग्रेस भी वहां लेफ्ट में होती, माफ कीजिएगा, कांग्रेस भी वहां जो है विरोध में होती है। ज़्यादातर कांग्रेस के साथ भी टकराव होता है तृणमूल कांग्रेस का। इसके बाद अगर देखें उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही सरकार बीजेपी की है, लेकिन विपक्ष के रूप में सिर्फ सपा नहीं है। अगर विपक्ष एकजुट भी वहाँ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। ये जगजाहिर है कि मायावती जी जो बीएसपी प्रमुख हैं और अखिलेश यादव जी की पार्टी सपा के बीच में किस प्रकार की चुनौतियाँ चलती रहती है, रस्साकसी चलती रहती है। यानी कि बीएसपी और वहाँ जो है बीएसपी का टकराव सपा से होता रहता है और सपा का टकराव बीएसपी से होता रहता है। बीजेपी दूसरा फैक्टर है, लेकिन आपस में भी सहमति नहीं बनती है सपा और बीएसपी के भीतर। यही हाल तेलंगाना में भी है। तेलंगाना में केसीआर जी की जो पार्टी है, केसीआर जी का सीधा टकराव जो है कांग्रेस से भी होता रहा है। यानी कि कांग्रेस और केसीआर जी में वो तेलंगाना में भी स्थिति ठीक नहीं रहती है। इसके बाद हम पंजाब में आ जाते हैं। तो पंजाब में भले ही आप सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस आपके सामने चुनौती बन करके अक्सर खड़ी रहती है। बीजेपी को अगर हम यहाँ हर जगह से गौन कर देते हैं, तो अब भी अगर बात करें तो पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच का जो संग्राम है वह भी लगातार चलता है। गुजरात में भी अगर बीजेपी को अगर हम गौन भी कर दें तो आप और कांग्रेस के बीच में सीधी भिड़ंत कई बार देखी गई है। यानी कि किसी मसले पर आप और कांग्रेस की सहमति नहीं बनती है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो भले ही महाराष्ट्र में बीजेपी किसी युक्ति का प्रयोग करके सत्ता में आ गई है, लेकिन जिस प्रकार का झटका एनसीपी और शिवसेना को लगा है, तो ऐसे में उन्हें एक बड़ा नेतृत्व करता चाहिए। और शिवसेना और एनसीपी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां जो है महाराष्ट्र में अभी अपने मेन मुद्दे से जो है भटकते हुए नजर आ रही है और एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। और दोनों अलग थलग हो करके फिलहाल कुछ नहीं कर सकती है, और साथ रह करके शिवसेना अभी इंटरनल मामलों से जूझ रही है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि पार्टियां तो बहुत हैं विपक्ष में, लेकिन विपक्ष के पार्टियों के बीच में अगर हर एक स्टेट को अगर आप अलग अलग करके देखते हैं तो बीजेपी के खिलाफ में तो लोग साथ होने की बात करते हैं, लेकिन साथ कैसे आए, क्योंकि
अगर अखिलेश आते हैं तो मायावती जी को ऐतराज़ हो सकता है। मायावती जी और अखिलेश का सीधा तौर पे जो है कभी भी बात नहीं मिलता है। इसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल में देख लें तो ये तमाम स्टेट को हमने देख लिया। तो एक बार फिर से आप अपनी कहानी की ओर वापस आइए, बिल्ली और बंदर वाली कहानी। जब दो बिल्ली आपस में लड़ती है तो फायदा होता है बंदर का, और नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं इसी कहानी को अपना रोल मॉडल बना करके दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और दिल्ली से मुलाकात करने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है। नीतीश कुमार जी ये मान करके चल रहे हैं कि हर स्टेट में प्रॉब्लम्स है, यानी कि दो विपक्षी दलों के बीच में सीधा फाइट है, और ऐसे में अगर किसी को फायदा हो सकता है तो नीतीश कुमार जी की भी यही रणनीति है कि उनके नाम पर आम सहमति बने। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी दावा करते हैं कि नीतीश कुमार जी से बेहतर पीएम मटेरियल नहीं है, पीएम कैंडिडेट नहीं है। जदयू पोस्टर लगा देती है कि देश में दिखेगा जो प्रदेश में दिखा है। इसके बावजूद नीतीश कुमार जी सहजता से हंसते हुए इस बात को टाल देते हैं कि हम प्रधानमंत्री के लिए हम अपनी नाम की अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बस चाह रहे हैं कि सभी विपक्ष एक साथ आ जाए। यानी कि नीतीश कुमार जी स्मार्टली इस बात को लेकर के भी चल रहे हैं और अपनी मुंह से, अपने जबान से इस बात को भी नहीं कह रहे हैं कि उन्हें पीएम बनना है। यानी कि कुल मिलाकर बात यही है कि दो बिल्ली के बीच में जहां भी झगड़ा है वहां नीतीश कुमार जी एक बंदर की भूमिका में आकर के चाह रहे हैं कि कैसे इस तमाम इक्को को जो है सेट किया जाए, और ऐसे सेट किया जाए जो सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उस पर जाकर के उन्हें स्थापित कर दे। लेकिन चुनौतियां बड़ी है, आसान नहीं होता है कुछ भी। और जब आप लेकिन एक और बात है कि जब आप बढ़ते हैं, जब आप चलते हैं, तभी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घर में सोए हुए आपको कुछ नहीं दिखता है। तो नीतीश कुमार जी संघर्ष कर रहे हैं, नई नीति बना करके कर रहे हैं, कई रोल मॉडल्स नीतीश कुमार जी अपना रहे हैं, और एक बेहतर प्लान के साथ नीतीश कुमार जी आगे चल रहे हैं। और बिहार से इस प्लान को साधने के साथ ही नीतीश कुमार जी आगे चले थे, क्योंकि बिहार बेस है नीतीश कुमार जी का। और बिहार में जितने एंटी बीजेपी चेहरे थे, उनको पार्टियां थी, तमाम को नीतीश कुमार जी ने साधा है, एक साथ एक सूत्र में बांधा है। और वहां से नीतीश कुमार जी ने इसी फॉर्मूले को बेस बना करके नीतीश कुमार जी ने देश का दौरा आरंभ किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जी का इसका फायदा कितना मिल पाता है। नीतीश कुमार जी जिस कहानी को रोल मॉडल बना करके चल रहे हैं, इस कहानी को तो सबने पढ़ा है, लेकिन क्या इस कहानी को जानते हुए, समझते हुए, इस कहानी से शिक्षा लेने के बाद भी सभी नीतीश कुमार जी के साथ राजी हो जाते हैं अथवा नहीं, ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। यहाँ ना कोई, इस कुरुक्षेत्र में ना कोई नीति है, ना कोई नियम है, न ही सूर्योदय के साथ कुछ युद्ध शुरू होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध खत्म होता है। यानी कि मैदान खुला हुआ है, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। तो आप अलर्ट रहिए, सजग रहिए और देखते रहिए जनता टॉकीज। बहुत बहुत धन्यवाद।